हेलो ट्राइबल्स। तो आज हम देखने जाएंगे कि व्हाट आर एंटीकोलिनेस्टरेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट ड्रग्स होते हैं मतलब स्ट्रेट हमने ड्रग ही दे दिया जो सीधा एन रिसेप्टर्स या निकोटिनिक या मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब आज देंगे हम एंटीकोलिनेस्टरेज जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है हमारा, उसे हम इनहिबिट करेंगे ताकि जो रिलीज एसिटाइल कोलिन है वो अपना जो उसका एक्शन है उसका ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। तो इससे हम तो एंटीकोलिनेस्टरेज से स्ट्रेट समझ में आ गया कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो रिलीज एसीएच का फंक्शन ड्यूरेशन बढ़ाएगा। तो ये हो गया। अब एंटीकोलिनेस्टरेज दो टाइप के होते हैं। एंटीकोलिनेस्टरेज एक होता है रिवर्सिबल, दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल्स। आज हम सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ रिवर्सिबल की बात करूँगा, मैं अगले वीडियो में इरिवर्सिबल्स के बारे में बताऊँगा। तो रिवर्सिबल्स में कौन से टाइप की ड्रग्स आते हैं? रिवर्सिबल में एक आते हैं कार्बामेट्स और दूसरे आते हैं टैक्रीन। अब रिवर्सिबल कैसे हुए ये? अब रिवर्सिबल का स्ट्रेट सिंपल मीनिंग है जो हमारे कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसमें उसके साथ ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है, तो पानी डालने पर कुछ टाइम बाद वो उसे छोड़ देगा, तो इसलिए ये रिवर्सिबल्स है। तो एक्शन, अब इसका एक्शन क्या क्या होता है? अब इसके एक्शन सबसे पहले देखेंगे हम कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल पैराडॉक्सिकल एक्शंस है। कैसे? तो हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर्स है, एक है एन रिसेप्टर, दूसरा है एम रिसेप्टर। अब एन रिसेप्टर को स्टिमुलेट अगर एन रिसेप्टर को अगर ये अफेक्ट करता है तो क्या होगा? एक तो टैकाइकार्डिया देगा, टैकीकार्डिया, और दूसरा ये हाइपोटेंशन दे देगा। और अगर वहीं पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो इट विल लीड टू ब्रैडीकार्डिया और इट विल लीड टू हाइपरटेंशन। तो एक सिंपल सी बात है, एक पैराडॉक्सिकल हो रहा है, दोनों को फंक्शन करेगा भाई, उल्टा सीधा काम हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इसकी न मेरी, ऐसे टाइप में एक कांस्टेंट हाई बीपी कंडीशन और एक कांस्टेंट ब्रेडिकार्डिया कंडीशन को मेंटेन करता है बॉडी। तो ये इसके कारण होता है, इसके ड्रग का ये एक्शन होता है। अब दूसरा क्या आता है? स्केलेटल मसल्स में क्या आता है? अब स्केलेटल मसल्स में क्या किया हमने? जो एसिटाइल कोलिन डिप्लीशन है, डिग्रेडेशन है, उसे हमने कम कर दिया। अब एसिटाइल कोलिन का जो डिग्रेडेशन है वो कम हो गया, तो क्या हो रहा है? जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं। ज़्यादा एनएम रिसेप्टर्स ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? जो थोड़े बहुत बचे कुछ एसिटाइल कोलिन है वो और रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा और एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन करवाने की कोशिश करेगा। वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन विल लीड टू इनकम्प्लीट या रेट्रोग्रेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विच विल लीड टू ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन। कैसे देखने मिलेगा? ये हमारा फॉर एग्जांपल ये एनएम रिसेप्टर है और ये नर्व एंडिंग है एनएमजे है। अब एनएमजे से क्या निकला? एसिटाइल कोलिन निकला। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? अब ये एसिटाइल कोलिन सिंपल क्या करेगा? यहाँ पे पड़े स्टिमुलेशन, यहाँ पे पड़े हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। अब हमने एंटीकोलिनेस्टरेज दे दिया तो एसिटाइल कोलिन अब यहाँ पे बढ़ गया, तो और रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेगा, और रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा तो एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा विच विल लीड टू ट्विचिंग। ट्विचिंग सबको पता है, अचानक झटके आना बॉडी, हाथ या पैर, या कभी फेशियल एक्सप्रेशंस पे कभी कभी ट्विचिंग होने लगती है, बोलते हैं ना आँख फड़फड़ाना, ये सब इन चीज़ों के कारण होता है कभी कभी। ये इस टाइप का एक एक्शन होगा। अब क्या देखते हैं क्या एक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एक जनरलाइज अलर्ट रिस्पॉन्स रखता है, एक जनरलाइजली हमारे सीएनएस को ये एक्टिव रखेगा। और ये क्या करता है? तो इस रिस्पॉन्स के कारण हम एंटीकोलिनेस्टरेज देते हैं ताकि एल्जाइमर्स के टाइम पे हमारा कॉग्निशन इम्प्रूव हो, तो इस टाइम पे हम देते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, जब नॉर्मलाइज ड्रग, क्लिनिकल ड्रग में हमें एक अलर्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो अगर मैं ओवरडोज कर दूँ तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ओवरडोज दूंगा तो इंक्रीज द एक्साइटमेंट, इंक्रीज द कन्फ्यूजन, इट इंक्रीजेज द डिसोरिएंटेशन और कन्वर्जेंस, ये सब चीज़ आने लगेगी। सादी सी बात है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ड्रग दे दिया तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगेगा, तो डिसोरिएंटेशन होने लगेगा। डिसोरिएंटेशन के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा कि चल क्या रहा है आजू बाजू, थोड़ा समझने में मुश्किल होगी।
और कन्वर्जेंस आने लगेंगे, आजू बाजू की चीज़ें ज़्यादा स्टिमुलेट होने लगी तो कन्वर्जेंस आने लगेंगे। और अगर इस चीज़ को हमने नहीं ठीक की, ये चीज़ रिवर्ट नहीं हुई, तो इट विल बी फॉलोड बाय कोमा। बहुत एक्साइटमेंट के बाद पेशेंट एकदम ही नॉन एक्साइटेड हो जाएगा। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। तो अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है रिवर्सिबल का। अब सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल एक्शन क्या है। अब ये हमारा कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है। नॉर्मली क्या होगा, एसिटाइल कोलिन आएगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, और जब हाइड्रोलाइसिस करना होगा तो वाटर आएगा एंड इट विल ब्रेक एसीटेट इनटू एसिटेट और कोलिन। तो बेसिकली कैसे, हमने यहाँ से एक हाथ से हमने एसिटाइल कोलिन, दो हाथ से हमने एसिटाइल कोलिन को पकड़ा, एसिटाइल कोलिन, ये एक हाथ है हमारा एक्टिव साइट और दूसरा हाथ है हमारा एस्टेरेटिक साइट। तो हमने एसिटाइल कोलिन को दो तरफ से पकड़ा, पानी, अब हमने ताकत लगाई इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये ताकत है हमारी, और हमने इसे तोड़ दिया। एसीटेट अलग, कोलिन अलग, ये हम ऐसे करके तोड़ते हैं। अब यहीं पे क्या हो रहा है, हमने कार्बामेट्स के फॉर्म में क्या होता है, जो हमारा एस्टेरेटिक हाथ है, जो हमारे ये नीचे वाला हाथ है, उस पे हमने क्या पहना दिया, उस पे हमने ग्लव्स पहना दिए ताकि वो ठीक से काम न पकड़े। अब रेस्ट्रिक्ट हो गया है हमारा एक हाथ, ये जो है ये हमारे कार्बामेट है, ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये हो गया। और दूसरा हमारा एक हाथ है जो ऑलरेडी एक्टिव है, हमारा एक्टिव हाथ या एक्टिव साइट वाला हाथ। अब ये एक्टिव साइट अकेले तो तोड़ नहीं सकता, एसिटाइल कोलिन को तोड़ना है तो दोनों हाथ चाहिए। तो अब हम तो जिस तरीके से जो हम ताकत लगाते, तो हमने क्या किया, सीधा ताकत लगाया, मतलब पानी दिया और कार्बामेट और H2O को, कार्बामेट और H2O रिलीज़ हो जाएंगे, विल बी रिलीज्ड आउट। तो ये रिलीज़ हुए, उसके कारण क्या होगा, जो हमारा ग्लव्स है वो हट गया, ये ग्लव्स हट गया। अब ग्लव्स हट गया तो इट इज़ ऑल रेडी फॉर एक्शन। हमारा एस्टेरेटिक हाथ और एक्टिव हाथ, एस्टेरेटिक और एक्टिव हाथ हमारे दोनों एक्टिव फंक्शन करने लगेंगे और एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखने मिलता है मोड ऑफ एक्शंस में। ये हो गया इसका मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन। अब देखते हैं ड्रग्स पे, ड्रग्स कौन कौन से हैं। अब रिवर्सिबल ड्रग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्शरी अमाइंस और दूसरे हैं क्वाटरनरी अमाइंस। टर्शरी अमाइंस में हमें क्या देखने मिलेगा, टर्शरी अमाइंस हमारे लिपिड सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबल कहीं भी मिले मतलब सिंपल सी बात है, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉर्निया। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, मतलब दिस ड्रग विल बी यूज फॉर सेंट्रल इफेक्ट्स, सेंट्रल इफेक्ट्स के लिए यूज होगा। और कॉर्निया क्लियर कर सकते हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ क्या है, ये आई के लिए या टॉपिकल यूजेस, आई में टॉपिकल यूजेस के लिए फंक्शन यूज हो सकता है। तो ये हम देख लिए। अब देखते हैं नीचे ड्रग्स कौन कौन से हैं। अब ड्रग्स हमारे पास सबसे पहले आता है फाइसोस्टिग्मीन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्शियरी अमाइन है। अब ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग हमें ग्लूकोमा के टाइम यूज़ आता है एज मियोटिक एजेंट्स। मियोटिक एजेंट मतलब सिंपल सी बात है, मियोसिस करा के चेक करेगा कि क्या काम हो रहा है। अब फाइसोस्टिग्मीन हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और CNS इफेक्ट दोनों देता है, बट ये कोई भी टाइप का NM रिसेप्टर में कोई भी टाइप की इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस नहीं करता। अब कोई भी टाइप का ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसमें अगर हम इसको रोकना चाहें या इसके लिए हम दें तो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी इसके कारण हो सकता है। तो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी जो हो रही है उसमें वो एट्रोपिन एक एंटेगोनिस्ट है, हम ये सब जानते हैं। तो एंटेगोनिस्ट हो रहा है तो उसके कारण CNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा एंटेगोनाइज हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो फाइजोस्टिग्मीन के अगेंस्ट काम कर सकता है, ज़्यादा दे दिए तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। नाउ दिस इज़ गिवन एज अ टॉपिकल आई ड्रॉप, और इसके डोज को हम बोलते हैं बायोमायोटिक, जिसमें 0.25% आई ड्रॉप विच कंटेन्स द फाइजोस्टिग्मीन एंड 2% पाइलोकार्पिन इसके साथ देते हैं। तो ये इसका एक डोजेज हो गया। अब क्या आता है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रीवास्टिग्मीन। अब रीवास्टिग्मीन क्या है, रीवास्टिग्मीन आ गया। रीवास्टिग्मीन इज ऑल्सो गिवन एज ट्रांसडर्मल पैच। अब आते हैं गैलेंटामीन, डोनेप्रेजिल एंड टैक्रीन। ये सारे रीवास्टिग्मीन, गैलेंटामीन, डोनेप्रेजिल, टैक्रीन, ये सब हमें अल्जाइमर्स के लिए यूज़ होते हैं। मैंने बोला ना दो टाइप के यूज़ होंगे, या तो
हमारे सेंट्रल इफेक्ट देंगे या तो फिर सीधा आइड इफेक्ट देंगे। अब फाइजोस्टिगमिन आई वाला ले लिया तो बाकी सब प्रेजेंट वो सारे हमें अल्जाइमर्स के टाइम में यूज़ होंगे। अब अल्जाइमर्स के टाइम अब रिवास्टिगमिन क्या है, ट्रांसडर्मल पैच में भी देते हैं। गैलेंटामिन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट या इट इज़ ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट से मिलता है हमें ये। डोनेप्रेजिल इज़ द मोस्ट इफेक्टिव और यू कुड ऑल्सो से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़। बट बाय एनी मीन्स अगर डोनेप्रेजिल से सिम्टम्स रिवर्ट बैक नहीं होते तो हम देखते हैं मिनोटिन। मिनोटिन इज़ एन NMDA ब्लॉकर, बेसिकली ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर। अब क्या होता है हमारे नर्व्स में, जो अब अल्जाइमर्स क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स में अगर ग्लूटामेट बढ़ने लगेगा तो इट विल लीड टू नर्व डैमेज। तो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ही हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि ग्लूटामेट ना बढ़े और नर्व की डैमेज रुक जाए। और क्या देते हैं, टैक्रीन। टैक्रीन वॉज ऑल्सो यूज बट अब वो बैन हो गया बिकॉज इट इज़ हिपैटोटॉक्सिक इन नेचर और इट इज़ शॉर्टेस्ट एक्टिंग। तो जो भी एक फॉरगेटफुल पर्सन इसे लेना भूल सकता है, तो इसलिए हम इसको नहीं देते। एंड बैंड इसलिए हो गया क्योंकि इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक इन नेचर। तो ये हो गए हमारे टर्शरी अमाइंस। अब आते हैं हमारे क्वाटरनरी अमाइंस में। क्वाटरनरी अमाइंस में हमें क्या देखने मिल रहा है, क्वाटरनरी अमाइंस टर्शरी के पूरे ऑपोजिट है। इट इज़ लिपिड इनसॉल्युबल, पोलर है और अब सिंपल सी बात है, लिपिड इनसॉल्युबल है तो दे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉर्निया। ये इसे क्रॉस नहीं कर सकता। अब मोस्टली हमें क्या देखने मिलेगा, अब आते हैं इसके ड्रग्स पे। और ये मोस्टली यूज़ होता है मायस्थीनिया ग्रेविस में। मायस्थीनिया ग्रेविस के टाइम ये मोस्टली यूज़ होता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं ड्रग्स कौन कौन से। ड्रग्स में हम सिंपल इसको एक न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, नेप। नेप को कैसे, नेप क्या होता है, हमारे गर्दन के निचला वाला पार्ट होता है तो उसे नेप बोलते हैं। नेप याद करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया नियोस्टिगमिन, दूसरा आ गया एम्बिनोनियम, पी से आ गया पायरिडोस्टिगमिन और ई से आ गया एड्रोफोनियम। ये आ गए हमारे ड्रग्स। अब सबसे पहले एड्रोफोनियम पे आता है। एड्रोफोनियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं टेंसिलॉन। इट इज़ शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंड इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। बेसिकली क्या टाइप का डिफ्रेंशिएशन या डायग्नोसिस हो रहा है कि ये या तो मायस्थीनिक क्राइसिस वाला पेशेंट है या कोलिनर्जिक क्राइसिस वाला पेशेंट है। इसके लिए हम देखते हैं तो ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, ये डिफ्रेंशिएशन होता है एड्रोफोनियम टेस्ट से। अब इस टेस्ट में क्या होता है, हम 2 mg इन्फ्यूजन करते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ एड्रोफोनियम। अब एड्रोफोनियम देते हैं तो या तो मायस्थीनिक क्राइसिस पता चलेगा या तो कोलिनर्जिक क्राइसिस पता चलेगा। अब पता कैसे चलता है, अब मायस्थीनिक क्राइसिस के टाइम जब हम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्लियोरेटिव टेस्ट। अब ये टेस्ट बेसिकली क्या है, अब मायस्थीनिया के टाइम क्या हो रहा है, हमारे रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी काम कर रही है। अब रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी काम कर रही है तो जितने तो रिसेप्टर कम रहेंगे तो वीकनेस आएगी बॉडी में, तो वीकनेस आ रही है। अब हम दे रहे हैं एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या कर रहा है, जो बचे कुछ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो फंक्शन कर सकते हैं उनका वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया क्योंकि कोलिनेस्टरेज अब हमने डिप्लीट कर दिया। अब कोलिनेस्टरेज अब जब वो ACH बढ़ेंगे तो जितने ज़्यादा ACH उतना ज़्यादा स्टिमुलेशन आएगा, उतना ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा रिसेप्टर्स का। अब रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगा मायस्थीनिया कंडीशन में। अब ये इम्प्रूवमेंट में क्या होगा कि थोड़ी वीकनेस हटेगी। अगर नॉर्मल 2 mg डोज के टाइम पे इम्प्रूवमेंट दिख गया तो वेल एंड गुड, नहीं अगर कोई चेंज नहीं दिखता है तो हम थोड़ा सा ड्रग का डोजेज बढ़ाते हैं और थोड़ी ही देर में 30 से 60 सेकेंड के अंदर हमें वीकनेस में असर दिखने लगता है। पर ये सिर्फ मायस्थीनिया ग्रेविस के टाइम काम आता है, ये और किसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के टाइम ये वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा एम्लियोरेटिव टेस्ट। एम्लियोरेटिव टेस्ट इज़ अ नॉन प्रोवोकेटिव टेस्ट, मतलब ये चेक करने के लिए अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। पर यहीं पे हम इसका उल्टा भी करते हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है, जो प्रोवोकेटिव टेस्ट है, इट इज़ अ प्रोवोकेटिव टेस्ट और ये हैज़र्डस होता है हमारी कंडीशन के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है। अब प्रोवोकेटिव कैसे हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एड्रोफोनियम दे रहे हैं। एड्रोफोनियम का काम क्या है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रोकना, मतलब ACH बढ़ाना। अब प्रोवोकेट हो रहा है मतलब अगर हम ACH बढ़ा रहे तो दिक्कत प्रोवोकेट हो रही है, मतलब बढ़ रही है,
मतलब सादी सी बात है, जब हमने पहले कोई कोलिनर्जिक ड्रग दिया था उसका ओवरडोज कर दिया है तो उसके कारण हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो वैसे ही फंक्शन नहीं कर पा रहे, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ फटीग। अब हम और कोलिनेस्ट्रेज हटा भी नहीं रहे हैं, कोलिनेस्ट्रेज तो बढ़ा भी दिए और हम अब उसे हटा भी नहीं रहे हैं। तो हम इसके कारण क्या होता है, जो मायस्थीनिक कंडीशन के टाइम जो पेशेंट होता है इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्यूरारिन लाइक ड्रग्स, डी ट्यूबोक्यूरारिन या ऐसे टाइप के ड्रग्स उसके लिए बहुत हाईली सेंसिटिव है, विच लीड्स टू मच मोर मार्क्ड वीकनेस इन मायस्थेनिक्स। तो वो और चीज़ और दिक्कत बढ़ा देती है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड प्रोवोकेटिव टेस्ट, उसको कम ही करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ PSVT। अब नियोस्टिग्मिन पे आते हैं। नियोस्टिग्मिन क्या ड्रग है? नियोस्टिग्मिन का हमें फंक्शन कहाँ देखने मिलता है? इसका NM रिसेप्टर पे फंक्शन है, पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है मस्कैरिनिक और CNS इफेक्ट में। CNS इफेक्ट का तो नहीं, हमने सीधा बोल दिया इट इज़ लिपिड इनसॉल्यूबल, तो ये कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके CNS को इफेक्ट नहीं कर सकता। ना इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस, इसके लिए देते हैं। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NDMR रिवर्सल। अब NDMR क्या है? NDMR इज नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट क्या होता है कि दीज आर ऑल क्यूरारिन लाइक ड्रग्स जो हमारे मसल को रिलैक्स करके रखते हैं। अब NDMR क्या होता है? हम देते हैं सर्जरी के दौरान देते हैं। अब सर्जरी के टाइम क्या होता है, इतने डेलिकेट हम इतना डेलिकेट प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते उस टाइम पे रिफ्लेक्टली या रिफ्लेक्स वाइज या किसी भी तरीके से हमारा पेशेंट हिले जिसके कारण चीज़ बिगड़ सकती है, तो हम नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो पोस्ट ऑपरेशन अब इस पैरालिसिस को हटाना है तो हम देते हैं क्या नाम से नियोस्टिग्मिन देते हैं जो रिवर्स करता है। हम नियोस्टिग्मिन या एड्रोफोनियम दोनों दे सकते हैं इसके लिए। ये हो गया। अब कोबरा बाइट के दौरान भी काम आते हैं। अब कोबरा बाइट के टाइम क्या होता है, जो कोबरा वेनम होता है दिस गोज एंड इरिवर्सिबली बाइंड्स विद द NM रिसेप्टर। अब NM रिसेप्टर्स के पास इरिवर्सिबली वेनम क्या करेगा, NM रिसेप्टर्स के पास इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा और इसे इनहिबिट कर देगा। अब इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, अब हमें इसको रोकना है, इसकी फंक्शनिंग कम करनी है, तो हम सीधा क्या कर रहे हैं, हम एस्टाइल कोलिन बढ़ा देंगे और हम कोलिन एस्टरेज एंजाइम को भी कम कर देंगे। तो उसके कारण एस्टाइल कोलिन बढ़ेगा तो कंपटीशन के कारण ACH जीत के वेनम का फंक्शनिंग रोकेगा। और हम इसके साथ साथ एंटी वेनम भी देते हैं ताकि वेनम हटे भी। तो इस तरीके से कोबरा बाइट के टाइम नियोस्टिग्मिन काम करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्लैडर एटोनी। ब्लैडर एटोनी के टाइम के डायग्नोसिस के लिए होता है। अब आते हैं दूसरे ड्रग के लिए जिस कॉल्ड पायरिडोस्टिग्मिन। पायरिडोस्टिग्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन। अब आते हैं एम्बिडोनियम पे। एम्बिनोनियम भी एक ड्रग है। तो ये सारे ड्रग हो गए हमारे क्वाटरनरी अमीन्स के। अब हम देखते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ में बेसिकली क्या यूज़ हो रहा है। अल्जाइमर्स डिजीज़ हमें पता है इट्स अ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़। डीजनरेशन किसका हो रहा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो रहा है। तो जब सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम एंटीकोलिनेस्टरेजेस देते हैं हम, मतलब हमारे रिवास्टिग्मिन हो गया, गैलेंटामिन हो गया, डोनेप्रेजिल हो गया, टैक्रीन हो गया, ये हम देते तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे एस्टाइल कोलिन बढ़ाएगा। एस्टाइल कोलिन बढ़ाएगा तो कॉग्निशन बढ़ेगा और मेमोरी बढ़ेगा। तो कॉग्निशन और मेमोरी अगर बढ़ता है तो जो डिमेंशिया आता है अल्जाइमर्स डिजीज़ के टाइम पे वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा व्हाट आर द इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ट्राइबल्स, प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।